हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। और अगर कोई वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं कि अगर आप हमें मेल करना चाहते हो तो हमारा ईमेल एड्रेस है studycapsule15@gmail.com। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/studycapsule। तो चलिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे कम्प्लीमेंट्स भी आ रहे हैं और काफ़ी सारे डिमांड्स भी आ रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रही है तो प्लीज़ डू सम बैंकिंग अवेयरनेस वीडियोज़। तो चलिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि बैंकिंग का, इंडियन बैंकिंग का एक बेस माना जाता है, जैसे कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसके आगे हम ऐसे वीडियो डालने वाले कि जिससे आपको एक नॉलेज बेस आपका क्रिएट होता जाए, आपका नॉलेज बढ़ता जाए बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले क्यों ना हम आरबीआई एक्ट 1934 से स्टार्ट करें। इसके आगे भी हम जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आरबीआई एक्ट 1934। तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि आरबीआई के वेबसाइट पे ये जो हमने आज का वीडियो बनाया, प्रेजेंटेशन बनाया है, ये आरबीआई की ऑथराइज वेबसाइट से बनाया है, इसलिए इसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं है। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है तो आप प्लीज़ संभालिए, आप प्लीज़ समझिएगा। बट इसमें आई एम श्योर दैट 99.99% इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, क्योंकि मैंने ये आरबीआई की वेबसाइट से कॉपी किया। और इस वीडियो में, इस सेशन में मैंने जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है उतने ही कवर किए। कोई फालतू पॉइंट्स, कोई भी अनवांटेड अननेसेसरी पॉइंट्स मैंने इसमें कवर नहीं किए। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको इसमें, कोई चैप्टर आपको, कोई सेक्शन आपको इम्पोर्टेंट लगता हो तो आप ज़रूर कमेंट में अपडेट कीजिए, ज़रूर नीचे अपडेट कीजिए या फिर हमें मेल कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। जो आरबीआई एक्ट 1934 है, इसका एक चैप्टर 1 है। तो इसमें एक पहले एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे चैप्टर 1 लिखा है। ठीक है, ऐसे ही 6 से 7 चैप्टर्स है जिसके नेम्स भी मैंने यहाँ, टाइटल्स भी दिखाए। और यहाँ पे जो 1 डॉट यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है, ये उसके सेक्शंस है। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये सब सेक्शंस है। ठीक है, और ये सेक्शन का टाइटल है कि ये सेक्शन में क्या इंक्लूड किया है ये एक्ट में। तो चलिए सबसे पहला चैप्टर है आरबीआई एक्ट 1934 का चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। तो कोई भी एक्ट में जस्ट एक प्रिलिमिनरी चैप्टर होता है, उसमें सेक्शंस होते हैं, जैसे कि एक्ट कैसे डिफाइन किया है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, इसमें क्या क्या एक कंटेंट्स है, कमेंसमेंट कैसे हुए, ये दिखाया हुआ था। तो चलिए इसमें ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें सेक्शन 1 है। देखिए सेक्शन 1 है, इसमें शॉर्ट टाइटल है, एक्सटेंट है एंड कमेंसमेंट है। तो ये फर्स्ट सेक्शन में सब सेक्शंस है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। सेकंड सब सेक्शन है, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये एक्ट है ऑल ओवर इंडिया के लिए डिफाइन किया गया। देन थर्ड है, दिस सेक्शन शैल कम इन टू फोर्स एट वंस and the remaining provisions of this act shall come into force on such date or dates as the central government may by notification in Gazette of India appoint। तो ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, ये जो एक्ट है, ये डिफाइन किया गया है गैजेट ऑफ इंडिया में, इसलिए ये शैल कम इट दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट और डेट्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट में। कोई भी एक्ट में इसका जब डेफिनेशन दी होती है तो इसके सेकंड सेक्शन में या फिर थर्ड सेक्शन में इसकी डेट डिफाइन की होती है। तो ऑब्वियसली दिस एक्ट कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1934। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 2। आरबीआई एक्ट 1934 का चैप्टर 2 है इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल, मैनेजमेंट एंड बिजनेस। ऑब्वियसली आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आरबीआई की जो कैपिटल ऑफ द बैंक है, यहाँ पे जो बैंक लिखा है सिर्फ ये ओनली डिफाइंस फॉर द आरबीआई। ठीक है, यहाँ पे जनरल नेशनलाइज बैंक या कोई और बैंक के बारे में नहीं पूछा गया।
ये बैंक का यहाँ पे बैंक का मीनिंग है आरबीआई, सेंट्रल बैंक। तो इसलिए जो कैपिटल ऑफ बैंक है ये आरबीआई के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये कोई अदर दूसरे बैंक के बारे में नहीं दिया गया है, कोई भी शेड्यूल बैंक्स, नॉन शेड्यूल बैंक्स, इसके बारे में नहीं पूछा गया है। यहाँ पे जस्ट कंसिडर कीजिए बैंक यहाँ पे कहा है तो ये सिर्फ सेंट्रल बैंक के बारे में कहा है, क्योंकि ये आरबीआई एक्ट है। जब आरबीआई एक्ट 1934 के बारे में बताया तो रिजर्व बैंक के एस्टेब्लिशमेंट से लेके आज तक का सफ़र इसमें इन्होंने इंक्लूड किया। तो चलिए देखते हैं ये जो चैप्टर 2 है इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल मैनेजमेंट एंड बिजनेस, इसमें सेक्शन 3 है एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिजर्व बैंक के बारे में, मतलब रिजर्व बैंक की एस्टेब्लिशमेंट और इनकॉर्पोरेशन कैसे हुआ उसके बारे में ये लिखा है। 4th सेक्शन है कैपिटल ऑफ द बैंक, रिजर्व बैंक का कैपिटल कितना होना चाहिए इसके बारे में बताया। 6th सेक्शन है ऑफिसेज, ब्रांचेस एंड एजेंसी। सबसे पहले जो रिजर्व बैंक के ऑफिसेज थे ये 4 जगह पे थे, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली एंड मद्रास, ठीक है। तो और भी कई जगह पे ऑफिसेज इसके खोले जा सकते हैं, ऐसा इन्होंने इस सेक्शन में इंक्लूड किया है। 7th सेक्शन है मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए इसके बारे में इन्होंने इस सेक्शन में इंक्लूड किया। चलिए चैप्टर 2 में, और जो पहले मैंने मेंशन किया इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल मैनेजमेंट एंड बिजनेस, इसमें 8 सेक्शन है कंपोजिशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स। तो चलिए आपको इसके बारे में और भी दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जो आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड है, ठीक है, उसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बाय डेफिनेशन और बाय ये दिस सेक्शन, यहाँ पे जो फर्स्ट सेक्शन है, ठीक है, 8 सेक्शन में फर्स्ट सब सेक्शन है, इसमें यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि द सेंट्रल बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग डायरेक्टर्स नेमली। अब इसमें ए है, सब सेक्शन में भी सेक्शन है और ए सेक्शन है, ए गवर्नर एंड नॉट मोर देन 4 डिप्यूटी गवर्नर्स टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो गवर्नर है आरबीआई का गवर्नर है, ठीक है, और इसमें और 4 डिप्यूटी गवर्नर्स है, तो इनका जो अपॉइंटमेंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। मतलब यहाँ पे 5 मेन गवर्नर्स हो गए, एक गवर्नर और 4 डिप्यूटी गवर्नर। 4 directors to be nominated by central government, 1 from each of the 4 local boards as constituted by section 9। अब देखिए यहाँ पे 4 लोकल बोर्ड्स के बारे में इन्होंने मेंशन किया है। ऑब्वियसली ये 4 बोर्ड का इंक्लूजन, मतलब ये मेंशन है जो किया है वो सेक्शन 9 में किया है, तो इसके बारे में हम सेक्शन 9 में देखेंगे, ठीक है। तो इसके पहले जो 4 लोकल बोर्ड्स के लिए एक एक डायरेक्टर जिन्होंने मेंशन किया है, तो ये इनका नॉमिनेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है। अब तक मतलब एक गवर्नर, 4 डिप्यूटी गवर्नर और 4 डायरेक्टर्स, कितने हो गए, 5 और 4 9 हो गए। इसके बाद है 10 डायरेक्टर्स, सेक्शन सब सेक्शन सी में है, 10 डायरेक्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये डायरेक्टर, ये जो 10 डायरेक्टर्स है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। और लास्ट में है 1 गवर्नमेंट ऑफिशियल टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल। एक कोई तो गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, इसका अपॉइंटमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। मतलब पहले हुए थे 5 और 4 9 और 10 19 19 और 19 के बाद में एक 20, ठीक है। अब इसके बाद में एक देखते हैं सेक्शन 9 के बारे में। तो इसमें लोकल बोर्ड्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूशंस एंड फंक्शन। अगर आपको ऐसा पूछा है कि आरबीआई का लोकल बोर्ड्स और इट्स कॉन्स्टिट्यूशन कौन से सेक्शन में डिफाइन किया है, तो आप ऑब्वियसली बताएंगे 9 सेक्शन में डिफाइन किया है। तो इसमें 2 सब सेक्शंस है, ठीक है, इसमें सब सेक्शंस है। तो पहला देखते हैं, ए लोकल बोर्ड शैल बी कंस्टिट्यूटेड फॉर ईच ऑफ द 4 एरियाज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल and shall consist of 5 members to be appointed by the central government to represent as far as possible territorial and economic interest and interest of cooperative and indigenous band।
तो यहाँ पे जो पहले जो बताए थे हमने, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड मैड्रास, तो ये लोकल बोर्ड्स हो गए थे, लोकल एरियाज़ हो गए थे पहले, ठीक है। तो ये 4 जो एरियाज़ है, ये सेक्शन इन्होंने पूरे भारत के लिए डिफाइन किए हैं। तो इसमें 4 जो एरियाज़ है, इनके लिए 4 लोकल बोर्ड्स बनाए। तो इस लोकल बोर्ड्स के लिए एक एक डायरेक्टर बनाए, ठीक है। तो ये 4 एरिया जो है, इसमें से हर एक एरिया में, हर एक लोकल बोर्ड में 5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और इनका एक डायरेक्टर, जो मैंने पहले 8 सेक्शन में बताया, ठीक है। तो 5 मेंबर्स हो गए, ठीक है, टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और एज फार एज पॉसिबल टेरिटोरियल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव एंड इंडियस बैंक, मतलब कोई बैंक है इंडियस, ये एरिया में जो जितने भी बैंक्स है, इनका टेरिटोरियल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो कुछ डेवलपमेंट करनी बाकी है, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस क्या है, इसके बारे में लोकल बोर्ड्स जो है ये अपना प्रस्ताव रखते हैं आरबीआई के सामने। ये लोकल बोर्ड्स है, इनका डायरेक्टर है, ये आरबीआई के सामने इनके जो भी कुछ डिमांड्स है, जो भी कुछ प्रोग्रेस है, जो भी कुछ इनके वोट है, जो भी कुछ इनके मतलब आइडियाज़ है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो बोर्ड के सामने रखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में सेक्शन 2 है, इसका 9th का सब सेक्शन 2 है, द मेंबर ऑफ लोकल बोर्ड शैल इलेक्ट फ्रॉम अमॉन्ग्स देमसेल्फ 1 पर्सन टू बी चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, मतलब इनमें से ही कोई एक चेयरमैन ऑफ द बोर्ड होता है, ठीक है। इनके जो 4 लोकल बोर्ड्स है, इसमें से ही कोई एक चेयरमैन होता है। तो 9 में 3rd सब सेक्शन है, एवरी मेंबर ऑफ लोकल बोर्ड शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 4 ईयर्स, मतलब ये जो 4 बोर्ड है, इसमें ये लोकल बोर्ड है, इसमें से हर एक जो बंदा है, हर एक एवरी मेंबर ऑफ दिस लोकल बोर्ड्स होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल के लिए रहता है, ठीक है। एंड देयर आफ्टर अंटिल हिज सक्सेसर शैल हैव बीन अपॉइंटेड एंड शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। इसके बाद में जो कोई उसका सक्सेसर है, ठीक है, ये अपॉइंटमेंट किया जाता है। इसके बाद है सब सेक्शन 4, लोकल बोर्ड शैल एडवाइज द सेंट्रल बोर्ड on such matters as may be generally or specifically referred to it and shall perform such duties as the central board may delegate to it, मतलब लोकल बोर्ड एडवाइस करता है सेंट्रल बोर्ड को, कौन से भी एक इकोनॉमिकल मैटर हो, कोई भी एक सब्जेक्ट हो जो कि उस एरिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो प्रोग्रेस के लिए, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस के लिए, वो सेंट्रल बोर्ड के सामने ये लोकल बोर्ड एडवाइस करता है, ठीक है। देन अब देखते हैं शुरुआती, अब चैप्टर 2 होगा, इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक देखे हमने। तो अब चैप्टर 3 है सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस, ठीक है। चैप्टर 3 है सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, इसमें से जो आरबीआई है उसके फंक्शंस क्या है, ये इस चैप्टर में डिफाइन किए। तो देखिए दोस्तों, ये 20 और 21 जो ये 2 सेक्शन बताए, ये गवर्नमेंट बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन ये एक इमेज यहाँ पे लिखी है। तो 20 और 21 सेक्शन है गवर्नमेंट बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो 20 सेक्शन में लिखा है ऑब्लिगेशन ऑफ द बैंक टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस, ठीक है। मतलब जो सेंट्रल बैंक है उसके सामने ऑब्लिगेशंस है, कोई मैंडेटरी फंक्शंस है कि उसको कंपलसरी गवर्नमेंट बिजनेस का ट्रांजैक्शन करना है कुछ प्रमाण में, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ काम होते हैं, रेमिटेंसेस होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, पब्लिक डेट, जितने भी ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स हो तो वो बैंक को, सेंट्रल बैंक को कंपलसरी करना पड़ता है, इसका मतलब है ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो वो कंपलसरी करना पड़ता है। बट अब 21वें सेक्शन में क्या बताया, देखिए, बैंक हैव टू राइट टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस इन इंडिया। अब देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जो आरबीआई ने भी कुछ कंडीशंस में डिफाइन की है गवर्नमेंट के सामने कि अगर आप हमारी कंडीशंस फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका हम सब काम करेंगे, ठीक है। तो मे बी कंडीशंस एज मे बी एग्रीड अपॉन शैल डिपॉजिट फ्री ऑफ इंटरेस्ट कैश बैलेंसेस विद द बैंक। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास जितने भी कुछ डिपॉजिट्स है तो इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट्स, मतलब मान लो कि गवर्नमेंट ने आरबीआई के पास कुछ डिपॉजिट रख दिया, तो बाकी बैंक की तरह सेंट्रल बैंक को, आरबीआई को, गवर्नमेंट को ब्याज नहीं देना पड़ेगा। मतलब इंटरेस्ट फी अगर गवर्नमेंट ने कुछ मान लो 100 करोड़ रुपए रखे आरबीआई के पास,
तो आरबीआई फिर से गवर्नमेंट को 100 करोड़ रुपए ही देंगी, उसके ऊपर कोई भी ब्याज नहीं देंगी। इसका मतलब है फ्री ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये कंपलसरी ये डिमांड रखी है आरबीआई ने कि अगर ऐसी कंडीशन आप मानते हो तो ही हम आपके गवर्नमेंट बिजनेस के ट्रांजैक्शन जो सेक्शन 20 में लिखे हैं वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 3 में सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस जिसे कहते हैं हम, उसमें सेक्शन 22 हम देखते हैं, राइट टू इशू बैंक नोट। अब देखिए दोस्तों, नोट्स के बारे में सेक्शन 22 से चालू हो गए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा 22 नोट्स के बारे में जितने भी सेक्शंस हैं वो 22 से चालू होते हैं, क्योंकि नोट्स के बारे में आगे भी सेक्शंस हैं। तो 22 सेक्शंस में क्या लिखा है, राइट टू इशू बैंक नोट्स। जो भी कुछ नोट्स इशू करती है बैंक, तो ये सेक्शन से डिफाइन करती है आरबीआई। तो इस 22 में सब सेक्शन है, फर्स्ट, द बैंक शैल हैव द सोल राइट टू इशू बैंक नोट्स इन इंडिया एंड मे फॉर पीरियड विच शैल बी फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये कुछ रिकमेंडेशन देती है, कुछ पॉलिसी रखती है, उसके ऊपर सेंट्रल बोर्ड, आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड रिकमेंडेशन रखता है। ठीक है, और उस रिकमेंडेशन के बेस के ऊपर उस बेस पे आरबीआई को पूरा हक है कि बैंक नोट्स इशू करें। मतलब इंडिया में कोई भी बैंक नोट इशू करनी हो तो आरबीआई को ही बस इसका अधिकार है। सेकंड सब सेक्शन है, ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑन विच दिस चैप्टर कम्स इनटू फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट इशू एनी करेंसी नोट। जिस डेट पे या जिस डेट के बाद में ये चैप्टर, ये मतलब इशूइंग इन्फोर्समेंट होता है, कम्स इनटू फोर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट इशू एनी करेंसी नोट। उसके बाद में ये कोई दूसरी उसी तरह की नोट्स इशू नहीं कर सकती, उसकी कोई दूसरी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ला सकती। ठीक है, तो अभी सेक्शन 23 देखते हैं, इशू डिपार्टमेंट। अभी इस सेक्शन में इशू डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पे पॉइंट्स नहीं डाले, क्योंकि इशू डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आरबीआई में इशू डिपार्टमेंट होता है, उसका डिपार्टमेंट अलग से होता है, बाकी मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट से पूरी तरह से अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड्स हो सकते हैं, इसलिए इस सेक्शन को पूरी तरह से अलग से रखा जाता है। उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती है, उसका पूरा मैनेजमेंट, पूरा रेगुलेशंस खुद आरबीआई अलग से देखती है। ठीक है, सेक्शन 24 देखते हैं, डिनोमिनेशंस ऑफ नोट्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन की कौन सी नोट वो इशू कर सकती है आरबीआई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सब सेक्शन 1 है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2 बैंक नोट्स। मतलब ये जो सेक्शन 2 है उसके पहले इसे ये करना है, बैंक नोट शैल बी ऑफ डिनोमिनेशनल वैल्यूज ऑफ 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 5000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज, और ऑफ सच अदर डिनोमिनेशनल वैल्यूज नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज। या फिर ये 9,000 भी हो सकता है, यहाँ पे मेंशन किया है, और ऑफ सच अदर डिनोमिनेशनल वैल्यूज, मतलब यहाँ पे 9,000 भी हो सकता है, 9,500 भी हो सकता है, बट नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज, नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज। एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट क्या हो सकती है नोट इशू की, तो आपको लिखना है 10,000। ठीक है, 10K। सेकेंड सबसेक्शन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड direct the non-issue or discontinuance of issue of banknotes of such denominational values at it may specify in this behalf। यहाँ पे डिफरेंस देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है नॉन इशू और द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ इशू ऑफ बैंक। मतलब जो सब सेक्शन 1 में लिखा है कि अगर सपोज मान लो यहाँ पे 10,000 की नोट सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर सेंट्रल बैंक ने इशू कर दी, उसकी प्रिंटिंग चालू है, उसको मार्केट में लाना है, तो ये जो प्रोसेस ड्यूरेशन की, मतलब मार्केट में लाने तक की जो प्रोसेस है, इसमें
आरबीआई को ये अधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि ये नॉन इशू कर सकती है या फिर डिसकंटिन्यूस कर सकती है। ये परफेक्टली अगर ये 10,000 की नोट पूरी तरह से मार्केट में लॉन्च होती है, गवर्नमेंट लाती है और उसके बाद में 5 महीने 1 साल के बाद अगर वो बंद करनी है तो उसे डीमोनेटाइजेशन कहते हैं, ना कि डिसकंटिन्यूस और नॉन इशू। ये चालू है, अभी अभी प्रस्ताव लाया है, अभी अभी इसकी प्रिंटिंग चालू है और बीच में ही इसे अगर डिसकंटिन्यूस कहते हैं तो इसे नॉन इशू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ठीक है। 25th सेक्शन है फॉर्म ऑफ बैंक नोट्स। अब ये फॉर्म मतलब इसके डिज़ाइन है, कुछ भी कोई भी है, डिज़ाइन है, कलर्स है, प्रिंट्स है, ये सारा पूरी तरह से सेंट्रल बैंक के ऊपर डिपेंड करता है एज पर रिकमेंडेशंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसके बाद में सेक्शन 26 है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई, डीमोनेटाइजेशन किया 500 और 1000 के नोट्स का, तो ये जो डीमोनेटाइजेशन था ये इसी सेक्शन के ऊपर डिपेंड था। सेक्शन 26 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, सेक्शन 26 है लीगल टेंडर कैरेक्टर ऑफ नोट। सब सेक्शन 1 में लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2 एवरी बैंक नोट शैल बी लीगल टेंडर at any place in India in payment or on account for the amount expressed therein and shall be guaranteed by the central government। मतलब क्या है कि ये सेक्शन सब सेक्शन 2 से पहले वो नोट्स जो भी कुछ डीमोनेटाइज करनी है, सीज करनी है, वो सबसे पहले इंडिया में लीगल टेंडर हो, वो नोट चलती हो। ठीक है, तो अगर वो लीगल टेंडर है तो ही उसे हम डीमोनेटाइज कर सकते हैं। तो सबसेक्शन जो है ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफ गैजेट ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स ऑफ एनी डिनोमिनेशन शैल सीज टू बी लीगल टेंडर। अब जैसे कि अभी रिसेंटली 9th ऑफ द नवंबर ये डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम सच डेट का मतलब है अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ 500,000 के नोट्स का, 9th नवंबर से वो डिक्लेयर हुआ, इसलिए यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इफेक्ट फ्रॉम सच डेट। कोई भी सीरीज की बैंक नोट हो सकती है, कोई भी डिनोमिनेशन हो सकता है, ये हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा 500 और 1000 के नोट अभी डीमोनेटाइजेशन किया, वो कौन से सब सेक्शन या फिर कौन से सेक्शन से आरबीआई ने डिसीजन लिया, ये पूछ सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लिया। तो आरबीआई एक्ट 1934 के 26th एक्ट सब सेक्शन 2, ये आप आंसर दे सकते हैं, 26th एक्ट सब सेक्शन 2। चलिए आगे देखते हैं, 26वां सेक्शन है, इसमें भी एक कैटेगरी है, सर्टन बैंक नोट्स टू बी सीज टू बी लीगल टेंडर। अब यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि आगे मैं ये पढ़ता हूँ, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 26 नो बैंक नोट ऑफ डिनोमिनेशनल वैल्यू ऑफ 500 रुपीज, 1000 रुपीज और 10,000 रुपीज issued before the 13th day of 1946 shall be legal tender in payment or account of for the amount expressed। क्योंकि ये 26 ए जो सब सेक्शन है, सेक्शन और सब सेक्शन है, ये उन नोटों के बारे में पूछा गया है जो कि 13 जनवरी 1946 के पहले इशू हुई थी, उनके बारे में, इसलिए इसको ध्यान में ना रखिएगा। 27 सेक्शन है री इशू ऑफ नोट्स। द बैंक शैल नॉट री इशू बैंक नोट्स विच आर टॉर्न, डिफेस्ड और एक्सेसिवली सॉइल्ड। जो कोई भी, हम मान लो अभी कस्टमर है, मैं कस्टमर हूँ, मैं एसबीआई के पास गया या फिर कोई दूसरे बैंक के पास गया कि ये नोट पूरी फटी हुई है, 40% फटी हुई है, मैंने उनसे एक्सचेंज की, तो वो जो एक्सचेंज की हुई नोट है एसबीआई बाद में आरबीआई को भेजती है। ठीक है, एसबीआई बाद में आरबीआई को भेजती है, तो बैंक वो नोट इशू नहीं करती। ठीक है, जो फटी हुई नोट है, डिफेस्ड है, सॉइल नोट है, उसे फिर से दोबारा आरबीआई मार्केट में नहीं लाती है, री इशू नहीं करती। ठीक है, अब देखते हैं चैप्टर 3 में फिर से 42 सेक्शन है कैश, उसके वो है कैश रिजर्व्स ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स टू बी केप्ट विथ द बैंक।
जो CRR है अपना SLR है वो जो डिसाइड करती है बैंक, वो इस सेक्शन से डिसाइड करती है 42। देन 43 है पब्लिकेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बाय द बैंक। ये लास्ट के हमने वीडियो में बैंकिंग गवर्नेंस के वीडियो में सेक्शन आई थिंक सीरीज 5 में पार्ट 5 में ये मैंने क्वेश्चन पूछा गया था कि बैंक को, हर एक बैंक को अपना बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंशन करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है, पब्लिश करना पड़ता है। तो वो कौन से एक्ट के तहत उसे डिक्लेयर करना पड़ता है? तो ये एक्ट है 1934 ऑब्वियसली। तो अब यहाँ पे ऐसा भी उल्टा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पब्लिकेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बाय द बैंक, बैंक जो पब्लिकेशन करती है वो कौन से सेक्शन के तहत करती है? तो इसका आंसर होता है आपका 43। The bank shall cause to be published each fortnight a consolidated statement showing the aggregate liabilities and assets of the scheduled banks together, based on the returns and information received under this act or any other law for the time being in force. तो फोर्टनाइटली मतलब हर 15 दिन के बाद, हर 14 दिन के बाद, 15 दिन के बाद ये बैंक को पब्लिश करना पड़ता है उसका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर 3 में ये चैप्टर 3A सेक्शन भी है, कलेक्शन एंड फर्निशिंग ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन। जो भी कुछ सिबिल जो हम कस्टमर से लेते हैं वो RBI के पास जाते हैं, तो इसके बारे में ये सेक्शन है, ये चैप्टर का सेक्शन सब सेक्शन A है, चैप्टर 3A। तो इसमें सेक्शन है 45B, पावर ऑफ बैंक टू कलेक्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन। बैंक के पास ये पावर है कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन के बारे में कलेक्शन किया। 45C, पावर टू कॉल फॉर रिटर्न्स कंटेनिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन। 45D, प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन फॉर टू बैंकिंग कंपनीज। जो भी कुछ प्रोसीजर है ये बैंकिंग कंपनीज को, जो भी कोई बैंक है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन के बारे में फर्निश किया जाए, इसकी एक प्रोसीजर है, वो इस सेक्शन में डिक्लेयर की है। 45E, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोहिबिटेड। कोई भी इंफॉर्मेशन है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन है, सपोज किसी का सिबिल इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में हमने जानकारी ली है, तो उसके बारे में कोई दूसरे कस्टमर को कोई भी किसी भी तरह से कौन सी भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसके बारे में ये डिस्क्लोजर है। चैप्टर 3B है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग डिपॉजिट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो भी NBFCs है, ठीक है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, तो उसे डिपॉजिट नहीं लेना है, इसके बारे में ये सेक्शन में मेंशन किया है। तो चैप्टर 3C है, प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज। सेक्शन चैप्टर 3D है, रेगुलेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन डेरिवेटिव्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। जो बैंक को कुछ ट्रांजेक्शन्स करने हैं डेरिवेटिव्स, मनी मार्केट में, तो इसका रेगुलेशन है चैप्टर 3D में लिखा है एज पर RBI एक्ट 1934। इसके बारे में देखते हैं। चैप्टर 4 है, जनरल प्रोविजंस ऑफ RBI एक्ट 1934। 48 सेक्शन है, एग्जेम्पशन ऑफ बैंक फ्रॉम इनकम टैक्स एंड सुपर टैक्स। रिजर्व बैंक को, सेंट्रल बैंक को इसका पूरी तरह से एग्जेम्पशन है कि इनकम टैक्स और सुपर टैक्स नहीं देना पड़ता। ये मेंशन किया है 48 ऑफ सेक्शन ऑफ RBI एक्ट 1934। 49 सेक्शन है, पब्लिकेशन ऑफ बैंक रेट। जो भी कुछ बैंक रेट है ये इस सेक्शन के तहत डिसाइड किया जाता है। 49 ऑडिटर्स है, जो भी कुछ बैंक्स, जो बाकी बैंक्स में ऑडिट होता है RBI की तरफ से, तो वो कौन से कैसे ऑडिटर होने चाहिए इसके बारे में 50 सेक्शन में मेंशन किया है। 52 सेक्शन है, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर। जो भी कुछ ऑडिटर्स अपॉइंट किए हैं उनकी पावर क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, उनको क्या करना है, तो इसके बारे में ये 52 सेक्शन में लिखा है, ठीक है। तो 54 है, रूरल क्रेडिट एंड डेवलपमेंट। अब इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है नॉर्मली, क्योंकि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे बहुत ही ज़्यादा फोकस दे रही है, इसलिए रूरल क्रेडिट एंड डेवलपमेंट के बारे में अगर आपको पूछा जाता है कि RBI के कौन से सेक्शन में इसके बारे में पूछा गया है, तो 54 सेक्शन है। लिक्विडेशन ऑफ द बैंक, कोई भी किसी भी हाल में RBI का लिक्विडेशन नहीं हो सकता, ये इस सेक्शन में मेंशन किया है, इसलिए लिक्विडेशन ऑफ द बैंक इज मेंशन इन 57 सेक्शन ऑफ RBI एक्ट 1934। 58 सेक्शन है, पावर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड टू मेक रेगुलेशंस। कोई भी RBI की सेंट्रल बोर्ड कोई भी रेगुलेशन बनाना है तो उसके बारे में इसकी कितनी पावर है,
क्या रेगुलेशन बना सकते हैं इसके बारे में 58 सेक्शन में बताया। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही हम RBI एक्ट 1934 ख़त्म करते हैं। इसके आगे भी हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट एक्ट के बारे में आपको बताते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट था, इसलिए हमने आपको इसके बारे में बताया। अगर कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेरी हो, अगर आपको कोई लगता है कि इसमें से कोई सेक्शन इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में मैं बताना भूल गया, तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए। आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है studycapsule15@gmail.com। और मैं एक आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। और आपको अगर हमारा चैनल अगर कोई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। और इसके साथ में फिर से एक बार आपको बेस्ट ऑफ लक करना चाहूँगा, आपको बेस्ट विशेष देना चाहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपकी बहुत नज़दीक आ रही है। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप ज़रूर मेल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।